ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे लेटरल टाइज के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट की बात हो चुकी है, लेटरल टाइज के बारे में। ठीक है, बेसिकली लेटरल टाइज डालने का मेन मकसद क्या है वहां पे कि आपको बकलिंग रोकना है। किसका? लॉन्गिट्यूडनल बार का। ठीक है, कंप्रेसिव लोड आएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से अगर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है तो वो इस तरह से बकल होना चाहिए। ठीक है, आपने लेटरल टाइज को लगाए होंगे, तो इस तरह की जो बकलिंग है आउटवर्ड बकलिंग को रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं दे शुड प्रोवाइड एडुकेट lateral support to each longitudinal bar, thereby preventing the outward movement of the bar। ठीक है, फाई का जो डायमीटर है, टाई डायमीटर, इसको डिनोट करते हैं फाई टी। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को याद रखना है, फाई लॉन्गिट्यूडनल मैक्स। फाई लॉन्गिट्यूडनल मैक्स का मतलब क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट में जो आपने सबसे बड़ा सरिया यूज किया है, ठीक है, और 6 mm। ठीक है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे बड़ा है उसके बराबर आपको क्या रखना है, टाई का डायमीटर। टाई स्पेसिंग, टाई स्पेसिंग। ठीक है, टाई स्पेसिंग को डिनोट करेंगे एस टी लेस देन इक्वल टू डी। डी मैंने कहा था कल लेक्चर में कि मैं किसको डोनेट करूंगा डी से, लीस्ट लेटरल डायमेंशन को, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, सेकंड इज 16 फाई लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम है यहाँ पर। ठीक है, और 300 mm। ठीक है, तीनों से छोटा होना चाहिए, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके बराबर आपको रखना है, उससे छोटा रखना है। क्लियर ये है? और एक 48 फाइल लेटरल का भी, 48 रुक फाइल जाओ, लेटरल का 4 है सर इसमें। 48 क्या कह रहे हो? 48 फाइल लेटरल का, जो लेटरल होती है उसके 48 का, उसको क्या करना है? मतलब ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 फाइव मेन होता है और 60 ये होता है 300 mm और 48 फाइव लेटरल उसका भी उसमें एक ऐड मिनट रुको, होगा। रुको रुको रुको। पहले ही नोट करो, पहले ही सब नोट कर लो, फिर बताता हूँ 48 क्या बात कर रहे हैं। हो गया नोट है? ठीक है, अच्छा अर्लियर वर्जन जो कोड में था, जो इससे पहला वर्जन था कोड में, उसमें क्या था, यहाँ पर जहां हमने 6 mm यूज किया है, दिस 6 mm, उसकी जगह पे 5 mm था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे मिनिमम टाई डायामीटर was specified as 5 mm instead of 6 mm in earlier version of code। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये चेंज हुआ है। एंड सेकंड,
maximum tie spacing was specified as 48 phi t। तो यहाँ क्या लिखा है, 48 टाइम्स द डायमीटर, किसका है, डाया ऑफ टाई। ठीक है, तो इसको स्पेसिंग लेते थे। ठीक है, और उसकी जगह क्या आ गया है, 300 mm। नोट कर लो। तो ये वर्जन था कौन सा अर्लियर? 1978। देखो कोड पूरा चेंज होता है, जैसे 1978 से 2000 हो गया, फिर 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, वो 2-3 पेज की आती हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे स्पाइरल्स पे। स्पाइरल, कल बात हुई थी हेलिकल रेनफोर्समेंट की। हेलिकल रेनफोर्समेंट किसमें प्रोवाइड करते हो आप लोग, सर्कुलर कॉलम के अंदर। ठीक है, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड होती है, इस तरह से आप पूरा कोर को बंद कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुछ बातें हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए। हेलिकल रेनफोर्समेंट provides very good confinement, very good confinement to the concrete in the core, to the concrete in the core, and enhances significantly the ductility of the column at ultimate loads। ठीक है, फाइल यूज करना है, that is that should be greater than एक मिनट, पहले इसके पिच का रिकमेंडेशन देखेंगे। पिच should be less than 75 mm और कोर डाया बाई 6। ये समझते हो? ठीक है, ये डिस्टेंस, दिस इज पिच। पिच आपकी 75 mm और कोर डाया से, कोर डाया बाई 6 से छोटा होना चाहिए। और मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, पिच शुड बी ग्रेटर देन 25 mm और 3 times the phi of the spiral। ठीक है, फाई आपको लेना है इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैक्स का सरिया जो आएगा, फाई लॉन्गिट्यूडनल मैक्स डिवाइड बाई 4 और 6 mm से बड़ा।
नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, ये नोट हो गया ऊपर वाला। नोट में लिखेंगे द लोड कैरिंग कैपेसिटी of a helically reinforced column is about 5% more, ठीक है, 5% more than a tied column to that of tied column। टाइड कॉलम के मुकाबले आपका जो हेलिकल रिइंफोर्स्ड कॉलम होता है उसकी 5% लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये बेटर डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी रीजन है। और दूसरा बहुत बढ़िया से कोर को कन्फाइन करता है, बेटर कन्फाइनमेंट enhances significantly to the ductility of the column at ultimate loads। नेक्स्ट पॉइंट नोट के अंदर ही, ये जो नोट में बातें लिख रहा हूँ यही ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में स्पाइरल रिइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। द स्पाइरल रिइंफोर्समेंट provides confinement to the core from all directions and hence सभी डायरेक्शन से, ठीक है, तीनों डायरेक्शन से वो कन्फाइनमेंट उसको प्रोवाइड करता है। एंड हेंस द कोर इज अंडर triaxial compression in a uniaxially loaded column, ठीक है। पर जो कोर आपका किस में रहेगा, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन में, ये शब्द को आपने याद रखना है, ठीक है। 5% का ये हेलो हो गया, यस ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हेडिंग में कवर टू रिइंफोर्समेंट। कितना नॉमिनल कवर अडॉप्ट करते हैं कॉलम्स में, पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में। 40 mm, ठीक है। तो ये 40 या तो 40 mm प्रोवाइड करते हैं, है ना, किसी भी, या फिर बार डाया से कम नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मैक्स, जो लॉन्गिट्यूडनल आपका बार डाया है, ठीक है। अच्छा लिखेंगे ए मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 40 mm और बार डायमीटर, ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होगा, विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है, टू दी कॉलम बार्स
इज रिकमेंडेड। ठीक है, नोट करेंगे, ये रिकमेंडेशन भी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, 40 mm और bar diameter whichever is greater is recommended in general। ठीक है, बट तो का पहला पॉइंट आया, बट फॉर स्मॉल साइज्ड कॉलम्स, छोटे कॉलम्स के लिए, फॉर स्मॉल साइज्ड कॉलम्स जिनका d इज लेस देन 200 mm, ठीक है, और जिनका रिइंफोर्समेंट, reinforcing bars do not exceed 12 mm, ठीक है, वो कॉलम जिनका लीस्ट लेटर डायमेंशन 200 mm से छोटा है, और यहाँ फिर जिनमें रिइंफोर्सिंग बार्स 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, उसमें क्लियर कवर को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर कवर इज रिड्यूस्ड टू 25 mm। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी आपको दिमाग में रखना है। डन, ये कॉलम की आपकी रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट, अल्टीमेट लोड टेकन बाय द कॉलम। ठीक है, बाय द कॉलम अंडर एक्सियल कंप्रेशन। एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, अल्टीमेट लोड टेकन को हम डिनोट कर रहे हैं पीयू के साथ। पीयू इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ESC। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे पीयू लिख लो। और यहाँ पे ये कॉलम जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, लॉन्ग कॉलम की बात नहीं है, शॉर्ट कॉलम का इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज फॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम अंडर एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, वेयर व्हाट इज AC, व्हाट इज FCK, ये तो पता है आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। व्हाट इज AC, एरिया ऑफ कंक्रीट होगा। माइनस करेंगे उसका रेनफॉल बार्स, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ASC एरिया ऑफ स्टील। FY और FC क्या आपको पता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन लिखेंगे। नोट हो गया फॉर्मूला ये? Yes, sir. Question: a short column of 400 mm into 400 mm is subjected, is reinforced with 4 number of 25 mm dia bars. Find the ultimate load carrying capacity. Find the ultimate load carrying capacity of the column if E minimum is less than 0.05 into lateral dimension. ठीक है, उस फॉर्मूले के लिए कंडीशन है वो लिखा देता हूँ अभी मैं। यही कंडीशन है जिस कंडीशन की बात कर रहा है कि ई मिनिमम लेस देन 0.05 लेटरल डायमेंशन के। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। M20 and Fe 415 grade of concrete and steel। ठीक है, सोल्यूशन बाद में निकालते हैं, पहले ऊपर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन। ठीक है, तो इसके साथ कंडीशन ये है कि आप लोग ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो when the calculated minimum eccentricity in any plane does not exceed 0.05 times the least lateral dimension in the plane considered। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो कोड फिर परमिट करता है फॉर्मूला, कोड परमिट्स दिस फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लें इसे भी। कल मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालना सिखाया था, वो जो फॉर्मूला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे स्टेट सर्विसेज में वो पूछा हुआ है। ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, याद है सबको? L by 500 unsupported length by 500 plus D upon 30 D upon 30। ठीक है, ऐसे याद रखना। mm। जरा क्वेश्चन निकाल के बताओ कितना लोड आता है आपका। सिंपली फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना उसमें।
कितना आ रहा है? 1.38 1.38 क्या? किलोमीटर। नहीं, गलत है। 1.38 नहीं। सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला पता है आपको, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अगर एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया क्रॉस माइनस एरिया ऑफ स्टील। ग्रॉस का डायमेंशन क्या दे रखा है? 400 बाई 400, तो ये ग्रॉस हो गया। 400 बाई 400 माइनस एरिया ऑफ स्टील। स्टील भी दे रखा है, कितना प्रोवाइड किया है? 4 बार्स और 25। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले एक बार का एरिया लिखेंगे 5/4 25 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, ये आपका AC हो जाएगा। देखो क्या आता है कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर यूज कर लो। 1962 सारे का आ जाएगा 1962.5। सबका आ जाएगा 1962.5 mm²। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? अब फॉर्मूला पुट करना है। सर ये स्टील ये 1962 का आ जाएगा, स्टील का 4 बार स्क्वायर 5/4 25 स्क्वायर। ये इसका आ रहा है। यस सर। टोटल कितना आ रहा है मेरे? AC बताओ। 362.5। ये फिर एक सेकंड ये कितना था? 196। इतने तो मैं खुद भी निकाल लेता है। 158037 16,000 1.15 15837.5 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा 40 400 into 400 minus 1962.5। ठीक है, 158,037.5 mm²। ठीक है, तो इसका एरिया आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, 1962.5 आता है। तो क्वेश्चंस करते तो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो PU का फॉर्मूला क्या है? 0.4 FC का कितना दिया है? 20। FCK इज 20 इंटू AC। AC कितना आ गया? प्लस 0.67 FY। FY कितना है? 415 इंटू ASC। ASC अगेन कितना है? 1962.5। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा। आएगा 1809,973.30 किलोमीटर में आ जाएगा। किलोमीटर में 1810 आ जाएगा वो किलोमीटर में। वो न्यूटन में आ रही है वैल्यू, उसको 10⁻³ कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। डन। 1809 mm को नहीं करेंगे, 10⁻⁶ mm को चेंज नहीं करेंगे। लोड है ना, MM आपका कट रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे MM कटेगा नहीं है। यस मैंने वही 10⁻⁶ किया था 1.8। ये कट जाएगा सर 1809.9 FC का यूनिट न्यूटन पर mm² होता है ना, AC का यूनिट mm² आ गया तो कट गया। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास एक चेक होता है स्पाइरल रेनफोर्समेंट, उसको लिख लेंगे। चेक ऑन स्पाइरल रेनफोर्समेंट। स्पाइरल रेनफोर्समेंट के बारे में सब बातें पढ़ चुके हैं, जस्ट चेक देखना उसका क्या है। चेक ये कहता है
वॉल्यूम ऑफ helical reinforcement divided by volume of core should not be less than 0.36 FCK FY into A gross AC minus 1। ठीक है, इसको चेक को नोट कर लेंगे। हो गया नोट? WSM के अंदर शॉर्ट कॉलम्स के लिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। WSM के लिए शॉर्ट, जैसे हमने PU का फॉर्मूला लिखा ना ऊपर, ठीक है, दिस वन, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है? एलिमेंट स्टेट का फॉर्मूला है। WSM में कैसे लिखा जाएगा? सिग्मा CC इंटू एरिया C प्लस सिग्मा SC इंटू एरिया SC। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा CC क्या होगा आपका? परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसके अंदर इन कंक्रीट, सिग्मा CC। सिग्मा SC क्या हो गया? परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉलम बार्स या स्टील। ठीक है, AC आपका क्या हो गया? वही एरिया ऑफ कंक्रीट, और ASC क्या हो गया? एरिया ऑफ स्टील बार्स। ठीक है, WSM के अंदर भी वही सेम क्राइटेरिया है कि अगर आपका लैम्डा लेस देन 12 आता है दोनों डायरेक्शंस में, तो आपका कॉलम क्या होता है? शॉर्ट कॉलम। और उस शॉर्ट कॉलम की कैसे लिखते हैं स्ट्रेंथ? इस तरह से लिखते हैं, समझ आ रहा है? बट अगर कॉलम आपका ग्रेटर देन 12 हो जाता है, उसी कॉलम को क्या कहते हैं? सिलेंडर कॉलम कहते हैं, या फिर लॉन्ग कॉलम कहते हैं, सिलेंडर कॉलम। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? सिलेंडर कॉलम की स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला लिखने के लिए, ये फॉर्मूला या स्ट्रेंथ जानने के लिए लॉन्ग कॉलम की, हम इसी स्ट्रेंथ को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कोफिशिएंट के साथ, उसको बोलते हैं CR। और CR क्या होता है यहाँ पे? रिडक्शन कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे in long columns, the permissible values of stresses in concrete and steel used for short columns should be multiplied with a coefficient CR given by the following formula। तो CR का फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था नोट करना, ये फॉर्मूला एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला है 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B। फॉर्मूला टू बी नोटेड एंड स्टार मार्क। CR आपका आ गया
रिडक्शन कोफिशिएंट। एल इफेक्टिव आपका आ गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर जो बी लिखा है दैट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है, सर ऊपर पेज इसका एक मिनट इसको कंप्लीट करना तो फिर बताता हूँ। इसका एक और फॉर्मूला भी है सी आर का, सी आर इक्वल टू 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 160 आर मिनिमम। ये दूसरा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, यहाँ पे आर मिनिमम आपका क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। दोनों फॉर्मूला नोट कर लो। हाँ, कहाँ करना है बताओ। शुरू से सर थोड़ा ऊपर से, यहाँ से नहीं सर नीचे नीचे बस। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। जब assumptions नहीं पढ़ी हमने इस चैप्टर की, अभी assumptions नोट कर लेते हैं कि कॉलम डिजाइन में क्या क्या assumptions होते हैं। ठीक है, कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। assumptions in column design। ठीक है, LSM। First assumption is plane section normal to axis remains plane after bending। ठीक है, second is a relationship between stress and एक मिनट, relationship between stress strain distribution in concrete is assumed to be parabolic, is assumed to be parabolic। The maximum compressive stress जो इसमें भी आएगा, stress is equal to 0.67 FCK divided by factor of safety 1.5, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं लिमिट स्टेट के अंदर, और 0.446 FCK। ठीक है, थर्ड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ
of steel is ignored. Fourth is the stresses in reinforcement. The stresses in reinforcement are derived from the representative stress strain curves of the type of steel used. ठीक है, तो स्ट्रेसेस जो है रिइंफोर्समेंट के अंदर कितनी होंगी वो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकाला जाएगा ऑफ द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड. फिफ्थ, यहाँ देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. द कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट. फ्लेक्चर के अंदर कितना लेते थे बताओ? फ्लेक्चर देखो बीम के अंदर होता है, ठीक है, फ्लेक्चर मेंबर के अंदर, ठीक है, वहां कितना लेते थे? 0.0035. ठीक है, यहाँ पे लेंगे द कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002. यहाँ देखो ये वैल्यू, इस पे क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, आई थिंक मैंने लिखवाया भी है पहले वहां पर आपको पहले चैप्टर के अंदर. ठीक है, सिक्स्थ, द मैक्सिमम compressive strain in highly compressed extreme fiber in concrete is subjected to axial compression and bending. ये तब केस है जब आपका इस कॉलम के अंदर एक्सियल कंप्रेशन भी आ रहा है और क्या आ रहा है? बेंडिंग भी आ रहा है. बेंडिंग क्यों आएगा कॉलम में? इसेंट्रिसिटी के कारण. इसेंट्रिसिटी के कारण क्या होता है? आपका क्या हो जाएगा? ये बेंडिंग आ जाएगा, एक लोड भी आएगा और एक बेंडिंग भी आएगा, मोमेंट. ठीक है, अब इस केस की बात कर रहा है. बट व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन. कर्न भी कुछ पढ़ा आपने? व्हाट इज कर्न? सर जो इंटरनल जहाँ से मतलब जहाँ से इसेंट्रिसिटी मिनिमम होती है उसमें अगर लोड पास हो जाएगा तो वहाँ पे बेंडिंग नहीं होगी, वहां पे टेंशन नहीं आएगा. ठीक है, 0.0035 minus 0.75 times the strain at least compressed extreme fiber. ठीक है, जस्ट अ रिकमेंडेशन. आई थिंक ये पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? देखा आपने कोई क्वेश्चन इस पे? अब आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे इतने सारे, कुछ नहीं पता क्या पूछ लेते हैं. ठीक है, आप लोग नोट करो. द मैक्सिमम compressive strain at the highly compressed extreme fiber in concrete subjected to axial compression and bending. और इस केस में जब टेंशन है, when there is tension, when there is tension, ठीक है, उस केस में लिया जाएगा is taken as 0.0035. ठीक है, नोट कर लेंगे सब.
तो 10 मिनट ब्रेक कर ले। कर लो। थोड़ा सा ऊपर करना सर, बस। तो 40 सर, 540 तक है सर। ब्रेक कर रहे हो फिर ठीक है। 540। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सियल लोड एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग। यूनिएक्सियल बेंडिंग, ठीक। तो पहले को अपने को ये चेक करना है कि क्या हमारी जो इसेंट्रिसिटी आ रही है कॉलम में वो ई मिनिमम से कम है कि नहीं, ठीक है। अगर वो ई मिनिमम से कम रहती है तो हमें कोई जरूरत नहीं है मोमेंट कंसीडर करने की, मोमेंट का वैल्यू बहुत छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, लोड इनटू ई। तो अगर ई का वैल्यू ई मिनिमम से कम है, ठीक है, तो हम मोमेंट ही कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट चेक इन both direction that minimum eccentricity is exceeded. Minimum eccentricity is exceeded. Otherwise it remains. अगर नहीं एक्सीड हुआ होगा तो फिर वो कौन सा केस रहेगा, एक्सियल केस रहेगा, प्योर एक्सियल केस, ठीक है। तो E लेस देन E मिनिमम, no need for considering the moment, no need for considering the moment, सिर्फ एक्सियल लोड लेंगे, only axial load. If E is greater than E minimum तो मोमेंट को कंसीडर किया जाएगा, मोमेंट इज कंसीडर्ड, ठीक है। और हेडिंग में हमने क्या लिखा है, यूनिएक्सियल बेंडिंग। इसेंट्रिसिटी किस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में। कल हम लोगों ने कॉलम का एक क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी, ठीक है। मोमेंट इज कंसीडर्ड और मोमेंट क्या होता है आपका, लोड इनटू इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इस तरह से लोड आएगा पी सेक्शन पे और इस तरह का पी इंटू ई का एक मोमेंट आएगा, ठीक है। नोट लिखो यहाँ पे पहले। ये नोट हो गया आपका? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे डिजाइन ऑफ मेंबर
आवाज ठीक आ रही है आपको? यस जी सर। तो ये नोट सब्जेक्टिव में नहीं, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट टाइम हम ये कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के मेंबर्स होते हैं जिन पर एक्सियल लोड और बेंडिंग इकट्ठे हमको देखनी होती है, नोट करनी होती है, उनका डिजाइन में काफी लेंथी प्रोसीजर होता है। डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्सियल लोड and uniaxial bending involves lengthy calculations, ठीक है, by trial and error। इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, ठीक है, इंटरेक्शन डायग्राम्स आर यूज्ड। इंटरेक्शन कर्व्स भी कहते हैं, इंटरेक्शन डायग्राम्स आर यूज्ड, ठीक है। ये किसने दिया हमें इंटरेक्शन डायग्राम? ये हमें दिया है कोड ने। These have been prepared and published by Bureau of Indian Standards in कोड ने नहीं, ये जो फर्म है ना आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने दिया है, ठीक है। और इसने ये बनाया है SP16। SP16 आपका क्या होगा? डिजाइन एड। कुछ कर्व्स होते हैं इसमें, उसको जो डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं आपको। SP16 डिजाइन एड्स for a reinforced concrete to IS 456, ठीक है। तो आपको IS आपने आपका डिजाइन का कोड कौन सा है? दैट इज IS 456। और आप किस में देखोगे? SP16 में। वो उसका डिजाइन एड है, किसका? IS 456 का, ठीक है। उसमें आपको क्या दिखेंगी? इंटरेक्शन कर्व्स, नोट हो गया? हुआ नोट? जी सर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ फेलियर। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ फेलियर। यहाँ लिखेंगे किस तरह का फेलियर होगा कॉलम में, वो डिपेंड करता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स पे, किन किन का, PU का या MU का। अब मुझे बताओ MU का वैल्यू कब ज्यादा होगा? MU का वैल्यू कब ज्यादा होगा? M क्या होता है? P इंटू ई। जब आपका एसेंट्रिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। देखो एक्सियल लोड तो लग ही रहा है ऊपर से, ठीक है, एक्सियल लोड तो आ ही रहा है P, उसके साथ एक मोमेंट डेवलप हो गया P इंटू ई का एसेंट्रिसिटी के कारण। अब जितना एसेंट्रिसिटी ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अब ये बात इस पर डिपेंड करेगी। अब आप देखो, जो एक्सियल लोड है उसका काम क्या करना है? कंप्रेशन देना। जो बेंडिंग है उसका काम क्या करना है? बेंडिंग कंप्रेशन देना और बेंडिंग टेंशन देना, ठीक है। तो ये आपको टेंशन देगा, कौन देगा? मोमेंट देगा टेंशन। मोमेंट इज, जो टेंशन इज कॉज्ड इन कॉलम बाय मोमेंट, ठीक है। तो अगर आपका M का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू P, ठीक, तो आपका फेलियर कहाँ जाएगा? टेंशन फेलियर की ओर। क्यों जाएगा? क्योंकि वो स्टील को यील्ड कराएगा। कंप्रेशन थोड़ी ना स्टील को यील्ड करा सकती है। समझ पा रहे हैं बात को?
अगर Yes, कंप्रेशन लग रहा है तो स्टील थोड़ी यील्ड होता है। स्टील की यील्डिंग तो किसमें शुरू होती है? टेंशन के अंदर। और Correct. टेंशन किसके कारण आ रही है? मोमेंट के कारण आ रही है। तभी कहा जाता है कि अगर इसेंट्रिसिटी बड़ी हो तो मोमेंट बड़ा होता है, मोमेंट बड़ा होता है तो हमारा टेंशन फेलियर की ओर कॉलम जाता है। मोड ऑफ फेलियर कौन सा होता है? टेंशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर कब होगा? जब इसेंट्रिसिटी कम होगी। Yes. समझ गए बात को? लिखेंगे इसी को। The mode of failure depends on the eccentricity of loading. Eccentricity of loading, that is relative magnitudes of PU and MU। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इफ इट इसेंट्रिसिटी, वो क्या निकलेगा? MU अपॉन PU। इसेंट्रिसिटी इज relatively small, the axial compression behavior will predominate. Axial compression behavior will predominate। ठीक है। and the consequent failure कौन सा होगा? आपको कौन सा दिखेगा फेलियर? Compression. compression failure। ठीक है। इसको बाद में मार्क करने के लिए ऐसा बोल दिया गया कि अगर ई बैलेंस सेक्शन की ई से कम है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? कंप्रेशन फेलियर दिखेगा। सेकंड केस में इफ ई इज रिलेटिवली लार्ज, तो कौन सा बिहेवियर प्रिडोमिनेट करेगा? द फ्लेक्सुरल बिहेवियर predominates। The flexure behavior predominates and the consequent failure is कौन सा? Consequent failure is Bending. tension failure। Tension. Bending. Tension failure। ठीक है, तो ये कब होगा? When E is greater than E balance। When E is greater than E balance। मतलब कुछ बैलेंस फेलियर भी है। बैलेंस फेलियर तो आपको पता है जो बैलेंस सेक्शन में होता है। नेक्स्ट इज बैलेंस फेलियर। बैलेंस फेलियर कब होता है? जब इसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो? ई बैलेंस के बराबर। Movement. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया क्रशिंग ऑफ कंक्रीट एंड यील्डिंग ऑफ स्टील। यील्डिंग ऑफ स्टील, ठीक है, occurs simultaneously। तो स्ट्रेन कहाँ ज्यादा होगा? स्टील कौन सा वाला? जो आउटर में है। ठीक है, आउटर में जो स्टील है, आउटर मोस्ट टेंशन स्टील। कंप्रेशन स्टील की बात नहीं कर रहे हैं, टेंशन में भी आउटर मोस्ट बोल रहे हैं, जो बाहर की तरफ, क्योंकि स्ट्रेन वहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे, इंटरेक्शन कर्व क्या है। देखो कैसे यूज करते हैं इंटरेक्शन कर्व, वो यहाँ मेरे को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिजाइन में यूज होता है। तो आपको बस याद रखना है कि यूनिएक्सियल वेल्डिंग होगा तो आपको इंटरेक्शन कर्व काम में आएगा। इंटरेक्शन कर्व किसमें दिया है? SP16 में। SP16 क्या है? डिजाइन एड है।
ठीक है, बाकी कुछ छोटे छोटे रिलेशन लिखा दिए मैंने इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में, मुझे लगता था कि शायद ये भी पूछ सकते हैं तो मैंने ये भी कराया। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ पूछेगा आपको जेई लेवल में। ठीक, द इंटरेक्शन कर्व is a graphical is a complete graphical representation of the design strength of a uniaxially centrically loaded column। ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जो रेड लाइन है वो डिनोट कर रही है आपकी बैलेंस्ड फेलियर को। ठीक, इसके पीछे जो है, अब ये ई की कुछ वैल्यू आ गई ना, इसके पीछे जो है ई इज लेस देन ई बी, इसके नीचे जो है ई इज ग्रेटर देन ई बी। तो मतलब आपको यहाँ पे कौन सा फेलियर मिलेगा, इस पॉइंट इस जोन में कौन सा फेलियर मिलेगा, इधर आपको मिलेगा कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, और यहाँ आपको मिलेगा टेंशन फेलियर। लेट्स से कि यहाँ मैं कोई पॉइंट मार्क कर दूं, दिस इज 0.5। 0.5 क्या शो कर रहा है आपको, टेंशन फेलियर। 0.5 से ये शो कर रहा है कि आपको एक्सियल लोड नहीं है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है, मतलब प्योर बेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, 0.5 कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्योर बेंडिंग। 0.4 किसको कर रहा है, बैलेंस फेलियर को, बैलेंस फेलियर कंडीशन को। ठीक है, कोई यहाँ पॉइंट ले लो 0.3, E is less than EB। ठीक, और अगर कोई यहाँ पॉइंट होगा, दिस पॉइंट 1, तो 1 क्या शो करेगा आपको, E कितना है, 0 है, E 0। ठीक, तो मतलब केस कौन सा हो गया, अगर E 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं डिजाइन में, यहाँ पे हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर कहीं आपने एसएससी मेंस की तैयारी करनी हो तो वहां पे आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। एक मिनट तो लिखते हैं।
डन। जी सर। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है बाइएक्सियल लोडेड कॉलम, मतलब कि दो एसेंट्रिसिटीज आएंगी बाइएक्सियल लोडेड कॉलम्स। इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बस सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन 1, द कॉलम subjected to axial compression and biaxial bending may be designed by the following equation। इसके लिए इक्वेशन है वो नोट कर लेंगे, mu(x) upon mu(x1) raised power alpha n mu(y) upon mu(y1) raised power alpha n less than equal to 1.0। This is the equation। mu(x) क्या है एंड mu(y) क्या है, लिखेंगे मोमेंट अबाउट x and y axis, moment about x and y axis due to डिजाइन लोड्स के कारण जो मूवमेंट आ रहा है x और y के अबाउट एक्सिस के अबाउट, वो आपका ये है। और mu(x1) एंड mu(y1) क्या है, these are maximum uniaxial moment capacity, maximum uniaxial moment capacity for an axial load pu bending about x and y axis रिस्पेक्टिवली। तो ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटीज हैं, ठीक है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटीज हैं। डन। यस। वेट करेंगे एक मिनट। ठीक है, हो गया ये। सर ये रेस पावर में क्या है? अल्फा एन, अल्फा एन, अल्फा एन लिखिए, अच्छा अल्फा एन। ठीक है, अल्फा एन की कुछ वैल्यूज लिख लो। अल्फा एन इक्वल टू 1,
2.0 0.667 plus 1.667 pu upon puz for pu upon puz greater than 0.8 for pu upon puz। देखो ये काम में नहीं आएगा आपके, ठीक है, तभी मैं लिखवा लिया, कोई बात नहीं, लिख लो। अब आपको बस ये इक्वेशन लिखवाया कि शायद इसकी शक्ल कहीं एग्जाम में आ जाए, दैट इज वाई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर हमारा कॉलम चैप्टर कंप्लीट हो गया। करें क्वेश्चन। The reduction coefficient in a RCC column with an effective length of 4.8 meter and size 250 mm into 300 mm is option A 0.80, 0.85, 0.90 and D is 0.95। निकाले जरा, what is the answer? Okay. Second option 0.85। 0.85 बिल्कुल सही है, 0.85 is the right answer। कैसे किया, फॉर्मूला पुट करेंगे 1.25 minus L effective डिवाइड बाय 48 by least letter लीस्ट आपको डायमेंशन है, लीस्ट कौन सा दोनों में से 250। 250 1.25 L इफेक्टिव कितना दिया है 4.8, ठीक है, तो 4.8 कितना हो गया 48 0 डिवाइड बाई 48 48 इंटू 250। 100 से हो इसको जाएगा 1 डिवाइड इसको डिराइव 0.4 करेंगे, ये और ये चला गया, ये कितना आ गया 10, ये आ गया 2 और 5, 1.25 माइनस 2.5 कितना होता है 0.4, कितना बच गया 0.85 इज द आंसर। 0.8 ठीक है, इस तरह से रिडक्शन कोफिशिएंट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, lateral ties in RC columns are provided। किस लिए प्रोवाइड किए थे lateral ties, जरा बताना। कन्फाइनमेंट के लिए, कन्फाइनमेंट टू पूरा ये रेजिस्ट कन्फाइनमेंट बकलिंग रोकने के लिए। बेंडिंग मोमेंट, shear, सी बकलिंग किसका ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, बकलिंग ऑफ प्लेट लॉन्गिट्यूड डी है बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड shear। क्या आंसर होगा लॉन्गिट्यूड बकलिंग ऑफ बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है अगला। स्क्वायर कॉलम section of size 350 mm into 350 mm is reinforced with 4 bars
of 25 mm diameter and 4 bars of 16 mm diameter. The transverse steel should be option A 5 mm dia at the rate 240 mm center to center, 6 mm dia at the rate 250 mm center to center, 8 mm dia at the rate 250 mm center to center. Option D 8 mm dia at the rate 350 mm center to center. निकालो जरा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको साइज भी निकालना है और उसका स्पेसिंग भी निकालना है। फिर बी तो नहीं? बी नहीं है। आई क्या होता है मुझे बताओ पहले। फाइव लॉन्गिट्यूडनल मैक्स डिवाइड बाई 4 या फिर 6 mm दोनों में से बड़ा। लॉन्गिट्यूडनल मैक्स कितना दिया है? 25 mm, 16 mm तो छोटा हो गया। 25 mm डिवाइड बाई 4 ये कितना आ गया? 6.25। ये 6 तो मतलब कह रहा है कि 6.2 से बड़ा लेना है। तो 6.25 से अगला साइज कौन सा अवेलेबल है? 8 mm। तो आंसर अब या तो सी बनेगा या डी बनेगा। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है? डिस्टल लेटरल डायमेंशन डी 5 लॉन्गिट्यूडनल मैक्स और 300 mm। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मिनिमम है ये 16 टाइम्स लॉन्गिट्यूड मिनिमम। तो कितना हो गया? 16 इंटू लॉन्गिट्यूड मिनिमम कितना दिया है? 16 दिया है, 256 mm। डी कितना है? 350। सबसे छोटे से छोटा, सबसे छोटा कितना है? 256 mm। तो छोटे से छोटा 256 mm कौन सा दिया है आंसर? 250। आंसर इज सी। हो जाएगा। 16 मेन का होता है या लेटरल का होता किसका? मेन का है? 25 दिन। ये सर ऊपर करना थोड़ा सा। 65 लॉन्गिट्यूडनल है मेन की मिनिमम, जो दोनों में से मिनिमम है। जो लॉन्गिट्यूडनल में सबसे छोटा होगा देखो डायमीटर। लॉन्गिट्यूडनल में आपने एक मैक्स यूज किया ना 25 mm ऐसा है। और दूसरा 16.5 मैंने वहां पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम। आप चेक करो, मैंने यही दिखाया है आपको, हाँ सर, दो उसमें रेनफोर्समेंट अलग अलग डाई की है ना। 16 टाइम्स द लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम होता है। 5t स्पेसिंग जो आती है वो किसमें आती है आपकी? उसमें आती है, पिच में आती है, किसमें? स्पाइरल्स में। 3 टाइम्स 5t। ठीक है, तो थोड़ा नीचे करना सर, स्क्रीनशॉट बस। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल। बाकी तो सभी इंफॉर्मेशन दे दी है चैप्टर के अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके वहीं से निकल जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल करेंगे।
An axially loaded column is of 300 mm into 300 mm size. Effective length of column is 3 meter. What is the minimum eccentricity? What is the minimum eccentricity of the axial load for the column? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं 0 B 15 mm, C है 10 mm, D है 20 mm. 20 mm वो आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20 mm ठीक मैक्स। है, निकालना है क्या आपको? ई मिनिमम निकालना है। ठीक है, दोनों में आपको क्या है, साइज सेम है तो मतलब दोनों आपकी डायरेक्शंस में निकलेंगी क्या, ई मिनिमम बराबर निकलेगी। ई मिनिमम का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था, याद करो, L by 500 प्लस आ जाएगा D 50 30 या फिर 20 mm, whichever is मैक्स। मैक्सिमम। ठीक है, अब ये बातें भी 16 याद आ रखनी जाएगा, है। 20 अब देखो आ यहाँ पे तो जाएगा। भूलने के चांस रहेंगे आपको, वहां जाके मैक्स का मिनिमम कराओगे, मिनिमम का मैक्स कराओगे, सर ये ये बड़ा कब याद होगा? ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज अभी आपको बड़ी आसान लग रही होगी ना, एग्जाम में पक्का भूलेगी ये। जब तक आपने इस फॉर्मूले को अपनी आंखों के सामने 15-20 बार ना निकाला होगा तब तक याद नहीं रहेगी। ये लिख के ले लो मेरे से। 20 आंसर। हाँ ठीक है, 20 पता लगे। होता है, कभी कभार होता है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, एल कितना है 3000 अपॉन 500। अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ दी है तो कहीं रोने मत लग जाना एग्जाम में कि ये इफेक्टिव लेंथ दे दी, हम क्या करूं। ठीक है, समझ रहे हो, दिया तो कोई बात नहीं है, Yes. हमने यहाँ पे अनसपोर्टेड में यूज कर देना उसको। डी कितना है 300 by 30 और 20 mm, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, 60 थोड़ी हुआ, नहीं 16 आ 6 जाएगा। 6 16 16, हाँ ठीक है ठीक है, 16 16 आ mm जाएगा या 20, तो कौन सा करेक्ट है 20। अब इसने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया क्वेश्चन में, यहाँ नहीं तो पहला ऑप्शन 16 रखता। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
कल आपकी मॉर्निंग में क्लास है, पता है आप लोगों को? यस ठीक है, रोहित सर मॉर्निंग में क्लास लेंगे आपकी कोई 7:30 बजे के करीब। मैसेज अपने आप आ जाएगा आपको जब भी क्लास शुरू होनी होगी। आप लोग 7:30 बजे तक फ्री रहना। सी ऑप्शन सर। बताओ जरा, सी ऑप्शन। मिनिमम कितना है 0.8, मैक्सिमम कितना है 6%। अब देखो यहाँ 4% भी दिया है, पर यस सर। सही कौन सा है? सही तो 6% है ना, जो कोड ने स्पेसिफाई किया। वो तो हम लेते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं 4%, पर जब दोनों ऑप्शन में दिए देन यू विल गो फॉर द राइट वन, 6, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हो गया? मिनिमम वर्टिकल बार्स कितना प्रोवाइड करोगे सर्कुलर कॉलम में? ये 6 क्वेश्चन बार। पूछा हो। 6 6 करेंगे। बार। रेक्टेंगुलर में कितने करोगे? 8 और 4 चलो आप लोग बाकी क्वेश्चन देख लेना, मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे कोई और जो नया है। सभी चीजें डिस्कस कर चुकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना, एसएससी में 2018 में आया क्वेश्चन, 2018 एसएससी के पेपर में आया है। द स्पेसिंग of transverse reinforcement of column is decided by the following consideration. The least lateral dimension of column, B, 16 times the diameter of the smallest longitudinal reinforcing bar in column, and C दिया है 48 times the dia of transverse reinforcement, all of the the above. all of the above। all of the ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि 48 टाइम्स का जो है ये चेंज हो चुका है, कितना हो चुका है 300 mm, और 48 भी था ना कभी जिंदगी में। ठीक है, तो ये भी था कभी, तो उसने आई थिंक यही उसको पता होगा तो उसने यही डाल दिया है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें अकेला वैसे भी नहीं मार्क पड़ता, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये टिक करना ही है। और यहाँ पे देखो वो जो कंफ्यूजन है यहाँ दूर हो रहा है, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई पूछ रहा था बीच में, ये लिख रखा है। ठीक है, वो टाई का डायमीटर नहीं होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार का। और हो गया, तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका कॉलम का। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे फुटिंग का। तो कल मुझे नहीं पता कि कल संडे है तो मेरी क्लास होगी कि नहीं होगी, पर रोहित सर की जरूर होगी। ठीक है, तो कल मैं शायद ऑफ रखूंगा, मैं मंडे को करूंगा स्टार्ट। तो ठीक है, सर इसमें क्या रहेगा? अभी फुटिंग रहेगा और प्री स्ट्रेस और कुछ फुटिंग और प्री स्ट्रेस रह गया बस। उसके बाद सीटी का पार्ट है। सीटी का पार्ट तो यार वो जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, उनको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है।
उसमें क्या पढ़ना है यार, स्लम टेस्ट होता है, बाकी तो आप उसको एडिशनल करके चीजें मैंने आप सीमेंट पढ़ते रहो। देखो अगर आपको अपने अपने आप को ज्यादा रिकॉर्डिंग सिक्योर ऑफ करना, कर दो पहले। हाँ ठीक है। ये किसने